तो अनुच्छेद 168 के अनुसार कहता है कि प्रत्येक राज्यों में एक विधानमंडल होंगे और राज्यपाल दोनों सदन को मिलाकर बनाएगा। दोनों सदन का मतलब होगा क्या, विधान परिषद और विधान सभा हो गया। किसी राज्य में विधानमंडल के 2 सदन हैं, वहां एक का नाम विधान परिषद होगा, दूसरे का नाम क्या होगा, विधानसभा रखा जाएगा। जहां केवल एक सदन है तो क्या रखाएगा, सिर्फ विधानसभा। देखिए तीनों अंग हैं, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। अगला देख रहे हैं करा अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 में कहता है कि राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और उनकी समाप्ति। विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के लिए यदि किसी भी राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों का पूर्ण बहुमत या उपस्थित मतदाता जो मतदान करेंगे उन सदस्यों में से 2/3 बहुमत अगर प्रस्तावित हो जाता है तो क्या हो जाएगा, विधानसभा भंग कर दिया जाएगा। विधानसभा में पारित विधेयक संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पास हो जाता है और राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, तब जाके वो विधेयक क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। दोनों सदन में जब पास हो जाएगा और राष्ट्रपति के पास जाएगा हस्ताक्षर के लिए, तभी वो विधेयक क्या होगा, पास होगा। राज्य में कह रहा है कि 100 विधानसभा सीट हैं, यानी राज्य में अगर किसी राज्य में 100 विधानसभा सीट है तो उसमें 50 + 1 पूर्ण बहुमत के लिए 50 + 1 51% चाहिए। 50-50 तो 50-50 हो जाएगा और 1 एक्स्ट्रा चाहिए। अब 2/3 के लिए कितना चीज चाहिए, अगर 60 की उपस्थिति है तो, अगर उपस्थिति 90 को है तो कितना चाहिए, 60। ई उपस्थिति का क्या है, उसका रेशियो है, तब जाके कोई भी सीट ऐसी पास होगा। अब कार्यकाल को देख लेते हैं तो विधानसभा कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। योग्यता देख लेते हैं हम लोग। नागरिक भारत का होने चाहिए, 25 साल उम्र होना चाहिए, सरकार किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, दिवालिया और पागल नहीं होना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप में इसका चुनाव होता है। जो विधानसभा का होता है, विधायक यानी मुख्यमंत्री का होता है, प्रत्यक्ष होता है। लेकिन वही एमएलसी का होता है जो अप्रत्यक्ष होता है, यानी विधान परिषद का 6 साल पर होता है, 2/3 समझ ही रहे हैं। 2 साल पर 1/3 का चुनाव हो जाएगा। भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष इसकी उम्र होनी चाहिए, सरकार के किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। विधान परिषद का भी सेम और राज्यसभा का भी सेम, लोकसभा का भी सेम और विधानसभा का भी सेम, दोनों सेम। अब देखिए विधान परिषद के सदस्यों को चुनना। 1/3 क्या होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं। 1/3 क्या हो जाएंगे, स्थानीय निकाय द्वारा लोकल हो जाएंगे लोग। और 1/6 क्या हो जाएंगे, राज्यपाल द्वारा मनोनीत लोग। अब राज्यपाल किसको मनोनीत करेगा, जो कला, साहित्य या किसी भी क्षेत्र में और भारतीय संविधान के प्रति आस्था हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, वैसे लोगों को मनोनीत करेंगे। जैसे वहां राष्ट्रपति करेंगे, वहां यहाँ पे राज्यपाल करेंगे। 1/12 स्नातक द्वारा चुने गए, कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त किए वैसे लोग। जिनका 3 साल पहले डिग्री प्राप्त हो गया स्नातक का, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें वोट कौन देता है, लोग जो स्नातक किए हुए हैं वो लोग वोट देगा। 1/12 सदस्य उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित जो कम से कम 3 वर्ष पहले अध्यापिक पाठशालाओं अथवा उसकी उच्च कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, यानी पढ़ा रहे हैं 3 साल पहले से, वो लोग वोट देंगे। तब जाके विधान परिषद के सदस्य चुना जाएगा। हम भी वोट दिए थे पिछले बार, देवे नहीं किए थे, गए थे देने, ना कहेंगे ऑन कैमरा है, बहुत भीड़ था। अब दिए कि नहीं दिए सस्पेंस रहने दीजिए, गए थे देने। अब विधानसभा कह रहा है कि सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी थी, 500 है, तो कम से कम कितना होगा, 60। अपवाद में गोवा में 40 गो है, क्या है, अपवाद में गोवा में 40 गो, मिजोरम में 40 गो, सिक्किम में 32 गो, पांडिचेरी में 30 गो। अब इसका अधिकारी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोग चुने जाते हैं। वैसे सदस्यों की संख्या अगर अधिक से अधिक विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 होनी चाहिए, यानी कम से कम कितना होना चाहिए, 40। तो यहाँ जो अधिकारी बनेंगे वो सभापति और उपसभापति होंगे। विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, वैसे ही विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। राष्ट्रपति में क्या होते हैं, लोकसभा में क्या होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लेकिन राज्यसभा में क्या होते हैं, सभापति और उपसभापति होते हैं ना। सेम है, जब प्रोसेस चलता है राज्य और केंद्र वाला वही। अब आ जाइए आरक्षण, रिजर्वेशन। अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्यों में विधानसभा में जनसंख्या के अनुसार SC और ST जाति को आरक्षण मिलेगा, टिकट सीट। वही 333 के अनुसार कह रहा है कि राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय विधानसभा को मनोनीत करते हैं, लेकिन इसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। वो 103 के तहत, ये 104 के तहत संशोधित करके भारतीय समुदाय में आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। कौन आरक्षण, यही आंग्ल वाला।
आंग्ल वाला हटा दिया गया। हाँ, एंग्लो इंडियन जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। अब आ जाते हैं राज्यपाल। अब किस बारे में देखते हैं हम लोग? गवर्नर के बारे में, राज्यपाल के बारे में देख रहे हैं। देखिए, एक कथन कही थी सरोजिनी नायडू, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाला चिड़िया के समान है। कौन कही थी? सरोजिनी नायडू कौन थी? कौन गोलमेज सम्मेलन में भाग ली थी? कैमे गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू? दूसरा। कौन से जहां से गई थी लोग? SS राजपुताना। विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल जिस तरह केंद्र में राष्ट्र के प्रमुख है, राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरह से राज्यों में प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल। क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा ऐसा व्यक्ति या कौन सा ऐसा पद जो राज्य में रहकर केंद्र की नेतृत्व को पालन करता है? तो राज्यपाल। कौन होते हैं? राज्यपाल। राज्यपाल को महामहिम कहा जाता है। राज्यपाल को महामहिम कहा जाता है। औपचारिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं, वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। वैसे ही कार्यपालिका के औपचारिक प्रमुख कौन? राष्ट्रपति। और वास्तविक कौन? प्रधानमंत्री। सेम मुझे सेम। कानून ऐसा नहीं है, इसे धरवा रहा है बस। राज्य की बात, केंद्र की बात को अब राज्य में कर रहा है। देखिए फिर से आ गया कथन ना, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया के समान है। कौन कही? सरोजिनी नायडू। जिसको वेतन का आकर्षण है वही इस पद पर को स्वीकार करेगा। कौन कही थी? विजयालक्ष्मी पंडित कही थी। किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में। जो वेतन के भोगी है, जिसको वेतन चाहिए, वही राज्यपाल के पद पर क्या करेगा? स्वीकार करेगा। राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद। 153 बोलता है एक राज्य में एक राज्यपाल होंगे, परंतु बाद में संवैधानिक संशोधन करके प्रस्तावना में जोर दिया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल भी रह सकता है। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल रह सकता है। पंजाब हरियाणा वाला राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख मासिक है। बताओ तो, है ना? 3.5 लाख रुपये महीना के लोग को मिली थे। भत्ता फ्री में, बिजली बिल ना, पानी टंकी सब फ्री में मिले थे। बताओ तो, गाड़ी में पेट्रोल भरा के मिली थे। बने के लिए कौन नहीं चाहेगा? चाहे पिंजरा रहे चाहे जंजीर रहे, उसे का मतलब है। 3.5 लाख रुपया दिखी थे। खाए पिए लगे एकदम पूरा पुलिस तुलिस साथे रही थे, एकदम सब साफ सफाई करे वाला सब आदमी रही थे, सारा विधि व्यवस्था है, तो कौन नहीं चाहेगा? अब मोदी जी कहते हैं कि हम फकीर हैं। वैसा फकीर हर कोई बनना चाहेगा, है ना? हाँ, वैसा फकीर तो हर कोई बनना चाहेगा। अगर बाल काटने वाली ब्रिटेन के हो, है ना, कोट पहनते हैं करोड़ों के, वैसा फकीर हर कोई बनना चाहेगा। जाहिर सी बात है, कोई राजनेता रहे, चाहे वो मोदी रहे, चाहे वो योगी रहे, चाहे राहुल रहे, चाहे नीतीश कुमार रहे, कोई रहे, जब सब लोग मिल रहा है, सारा उनको मिल रहा है, तो ऐसा फकीर हर कोई बनना चाहेगा भाई। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही राज्यपाल हो, तब दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा राष्ट्रपति ने निर्धारित किया। यानी 2 राज्य के अगर राज्यपाल हो गला तो दोनों के एवरेज करके वेतन 7 लाख रुपया दे। तो बताओ तो, 5-7 गो राज्य के आदमी बन जाए, कुछ एवरेज करके देते हैं। हाँ, कटता है, इनकी दुगना कर देता ना। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति कराए कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राज्य के कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल के अंदर निहित होती है। राज्यपाल इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। औपचारिक प्रमुख वही है राज्यपाल, और वास्तविक प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल राष्ट्रपति को द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वो प्रसाद है, जिसको राज्यपाल बनाना चाहे राष्ट्रपति बना सकता है। कहा कि राज्यपाल का कार्य 156 के अनुसार कह रहा है कि 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु राष्ट्रपति का प्रसाद प्रदत्त है, जहिया चाहे राष्ट्रपति हटा सकते हैं। 57 राज्यपाल की योग्यता, भारत का नागरिक और कम से कम उम्र कितना? 35 साल। राष्ट्रपति के लिए कोची का कितना उम्र? 35 साल। 58 पद के लिए शर्त, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार के लाभ पद पर नहीं हो चाहिए। लाभ पद मतलब ओनली फॉर सरकारी नौकरी, याद रखिएगा। नेता मंत्री विधायक से कोई लाभ पद नहीं होता, उसको कहा था सेवा कर रहा है। वैसा सेवक हर कोई बन जाए, वैसा सेवक हर कोई बन जाए, सरकारी नौकरी न लगे, विधायक बन जाए,
जहिया ले नहीं मरेगा तहिया ले मिलित रहेगा उसको सैलरी पेंशन, समझ लीजिए। 7 गो खानदान तरेगा, एगो नहीं 7 गो। अनुच्छेद 159 शपथ, किसी भी राज्य के राज्यपाल शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के जो हाई कोर्ट रहेगा उसके चीफ जस्टिस क्या करेंगे, शपथ दिलवाएंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना हो तो, अनुपस्थिति में उपस्थित ना हो तो उसमें सबसे वरिष्ठ और उच्च पद पर असीम न्यायाधीश क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। जस्ट लाइक राष्ट्रपति में भी सेम ही था। सर्वोच्च न्यायालय का CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करवाएंगे, अगर वो नहीं होंगे तो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश करवाएगा। अब राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल का राज्य की विधानसभा में बहुमत दल के नेता मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करेगा, जस्ट सेम राष्ट्रपति, तथा उन्हें एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। सेम उन्हीं की तरह वहां पे आपको प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्री को शपथ दिलाएगा। यहाँ किसको दिलाएगा, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद को। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। कार्यपालिका का जो भी कार्य होगा कौन करेगा, राज्यपाल। जैसे हम जमीन दे रहे हैं एक बनाने के लिए सामुदायिक भवन, तो हम जमीन जो रजिस्ट्री करेंगे ना वो राज्यपाल के नाम पर रजिस्ट्री करेंगे। बिहार के जो राज्यपाल अभी वर्तमान है उनके नाम पर रजिस्ट्री करेंगे तब जाकर वहां बनेगा सामुदायिक भवन। किसी और व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री करेंगे तो नहीं होगा। वही करने का है कि उन्हीं के नाम पर समस्त राज्य के कार्यपालिका का होगा। राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्य का 1/6 सदस्य को नियुक्त करता है, यानी जितना विधानसभा में है विधान परिषद उसका 1/6 को ही नियुक्त किया जाएगा। ऐसे नहीं कि जितना मत भर दीजिएगा। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति 4 होते हैं, याद रखिएगा। आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, आपके कुलपति 4 बिहार के कौन है, राज्यपाल हैं, ठीक है। और उप कुलपति 4 भी नियुक्त करते हैं तथा उप कुलपति वाइस चांसलर भी नियुक्त करेंगे। वाइस चांसलर अभी एक नए बने हैं ना आपके पीपीयू के वाइस चांसलर बने हैं। राज्यपाल के अधिकार, राज्यों के प्रशासन के संबंध में चाहे मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। प्रशासन का क्या सिस्टम चल रहा है, राज्यपाल पूछ सकते हैं मुख्यमंत्री से, शक्ति है उनके पास, राइट है उनके पास, अधिकार है उनके पास। अब कह रहा है कि राज्यपाल विधानमंडल के अभिन्न अंग होते हैं। विधानमंडल क्या होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं। राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुला सकते हैं और उस सत्र की समाप्ति भी कर सकते हैं, जब चाहे बुला सकते हैं, जब चाहे समाप्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति की तरह ही लोकसभा और राज्यसभा का सत्र बुला सकते हैं, संयुक्त समाप्त भी कर सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनेंगे। राज्य में जो नया कानून बनाना होगा तो विधेयक भले विधान परिषद विधानसभा से पास कर लीजिए, लेकिन जहिया राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा, राज्यपाल का सिग्नेचर नहीं होगा, वो राज्य का कानून नहीं बनेगा। और जो कानून बनेगा वो राज्य सूची के तहत कानून बनेगा, न कि केंद्र सूची के तहत या समवर्ती सूची के तहत बनेगा। हाँ, अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक हो। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे स्वीकृति नहीं देता है तो अध्यादेश वैधता समाप्त हो जाएगी। यानी अध्यादेश मतलब राष्ट्रपति कोई नियम लगाएंगे अपने तरफ से, जैसे राष्ट्रपति लगाते हैं वहां, तो यहाँ राज्यपाल लगाएंगे। और 6 सप्ताह के अंदर, वहां भी 6 सप्ताह था, सत्र चल रहा है तो, और नहीं चल रहा है तो 6 महीना था, है ना। यहाँ भी है, सत्र चलेगा तो 6 सप्ताह के अंदर उसको विधान परिषद और विधानसभा में पास करवाना होगा। अगर पास नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, कानून क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। यानी कोई ऐसा विधेयक उनके पास आए तो वो राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं कि राज्य ऐसा कानून बना रहा है, क्या उचित लगता है, विचार करके थोड़ा सा हमें बता दीजिए अंतनी, तो भेज सकते हैं। अब राज्यपाल की शक्तियां, पहला है वित्तीय शक्ति, जैसे उनको भी शक्ति मिला था ना राष्ट्रपति को। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी इसको बजट कहते हैं, बजट का अर्थ होता है चमड़ा का थैला, को प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं। वहां कौन कहते हैं, गृह मंत्रालय कहते हैं। वहां राष्ट्रपति के अनुशंसा से गृह मंत्रालय कहते हैं किनको, वित्त मंत्री को। ऐसे पेश करना होता है गृह मंत्रालय के, लेकिन पेश करवाता है किससे, राष्ट्रपति को अधिकार है। अगर वित्त मंत्री पेश नहीं करना चाहे तो बजट कौन पेश करेगा, बजट पेश करेंगे राष्ट्रपति फिर, ठीक है। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति
से ही पेश किया जा सकता है। यानी पहले अनुमति ले लीजिए कि हमें धन विधेयक राज्य में पेश करना है, करे कि ना करें। अगर कहेंगे कि हाँ तो हाँ, ना तो ना। न्यायिक शक्ति राज्यपाल में भी, राज्यपाल को भी राष्ट्रपति के भांति क्षमादान करने की शक्तियां प्राप्त है। मृत्युदंड और सेना न्यायालय को छोड़ करके, यानी फांसी की सजा को राज्यपाल माफ नहीं कर सकते और न ही माफ कर सकते हैं मार्शल कोर्ट या कोर्ट मार्शल। सेना में कोर्ट मार्शल होता है, तीनों सेना, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में है कोर्ट मार्शल होता है, तो उसको माफ नहीं कर सकते, लेकिन राष्ट्रपति सब माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास सब राइट है। आपात शक्तियां, आपात क्या शक्तियां इनको मिली हुई है, तो कह रहा है कि राज्यपाल जब लगे कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे राज्य के शासन संविधान के बंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह दे सकते हैं। राज्यपाल बोले कि देखिए भाई, यहाँ की स्थिति दयनीय है, यहाँ पर लगा हुआ राष्ट्रपति शासन। प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में। अब पंचायती राज व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? पंचायती राज व्यवस्था। राजस्थान के नागौर जिला, याद है? पंचायती राज में केंद्रीय, राज्य स्तरीय और स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण क्षेत्र के अलग और शहरी क्षेत्र के लिए अलग। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया को जन भागीदारी को सुनिश्चित करना एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। यानी जिससे आम आदमी को जो लाभ मिलना है वो मिले, साथ ही लोकतंत्र को अलग अलग क्षेत्रों से विकास किया जा सके। इसका देन कौन है? लॉर्ड रिपन। 80 से 84 तक इनका शासनकाल रहा था। कौन है ये? गवर्नर जनरल है। कौन है? गवर्नर जनरल। इसमें तो वायसराय कहलाएगा इनके बाद, है ना। 1885 के बाद क्या हो जाता है? 85 नहीं, 57 के बाद, जो 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद वायसराय हो जाते हैं। उससे पहले क्या थे? गवर्नर जनरल थे ना। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में सत्ता किसके हाथों में चली गई? वायसराय के हाथों में। उससे पहले गवर्नर जनरल के हाथों में थी, तो ये वायसराय कहलाएंगे। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं किनको? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, उन्हें 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना की। उसने क्या किया? जिला बोर्ड की स्थापना की। कब किए? 1882 में किए। महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन का घोर समर्थक थे और ग्राम राजस्व की बात करते थे, यानी गांव के राजस्व की बात करते थे। कौन? हमारे मित्र। सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य को चलाने वाली नहीं होती है, अपितु यह तो गांव में प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलाया जाता है। ये किनका कथन है? महात्मा गांधी का, हमारे मित्र का। हमारे मित्र थे। आप लोग को मजाक लगता है? बचपन के मित्र थे हमारे। संविधान सभा, देखिए संविधान सभा में नेशनल असेंबली में बैठे सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पक्ष में नहीं थे। कौन? नीति निषेध तत्व। ये पक्ष में नहीं थे नीति निषेध तत्व को लाने के लिए। अनुच्छेद 40 में जवाहरलाल नेहरू ने ग्रामीण विकास के लिए चलाए गए प्रोग्राम, कौन कौन प्रोग्राम चलाया गया? 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा। ये सब कौन चलाए? जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। अब आ जाइए बलवंत राय मेहता समिति, 1957। असफल होने के कारण जन भागीदारी का अभाव, सुझाव लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने का सुझाव। इसके कारण क्या हो गया? असफल रह गया। बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वस्तुकार माना जाता है। मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसने किया? तो बलवंत राय मेहता समिति ने किया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी इन्हें ही कहते हैं और पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी इन्हें ही कहते हैं। 3 भागों में बांटे ही पंचायती राज व्यवस्था को। त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत पंचायत स्तर पर, दूसरा पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे, जिला परिषद जिला स्तर पे। जिला परिषद का चुनाव होता है ना, मुखिया का होता है, इस सब का होता है। भारत सरकार ने राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने के लिए कहा। कब कहा? 2 अक्टूबर 1959। और सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई? राजस्थान के नागौर जिला। कौन गांव है? बगदरी गांव, याद रखिएगा। बगदरी गांव से शुरू हुई थी। राजस्थान का नागौर तो याद रहबे करता है, बगदरियो याद रखिएगा। 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज को क्या किया? आरंभ किया। यहाँ के बाद कहाँ सीधे लागू हो गया? आंध्र प्रदेश में।
यहाँ के बाद राजस्थान के बाद कहाँ सीधे आंध्र प्रदेश में आया अशोक मेहता समिति 1977। अशोक मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था का सुझाव, जिसमें उसने क्या किया, मंडल पंचायत बनाया ब्लॉक स्तर पे, जिला परिषद और जिला पंचायत जिला स्तर पे, ग्राम न्यायालय का गठन का सुझाव दिया और SC ST को आरक्षण देने का सुझाव दिया। कौन दिया? अशोक मेहता समिति। फिर आए GV राव समिति, GV राव समिति। फिर आए LM सिंधवी समिति 1986। ये लोग अपने अपने आधार पे कुछ कुछ बात को रखे। इनका बात था कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया जाए, त्रिस्तरीय पंचायत में राज व्यवस्था का सुझाव दिया जाए, ग्राम न्यायालय का गठन किया जाए, जो ग्राम कचहरी होता है उसका गठन किया जाए, राज्य चुनाव आयोग का गठन का सुझाव दिया गया। किसके द्वारा? LM सिंधवी समिति द्वारा। कब? 1986। एक और अल्थुन पिक्के थुंगन समिति 1989। इस समिति का गठन 1989 में पंचायती राज संस्थाओं में विचार करने के लिए किया गया और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की गई। 1989 में राजीव गांधी ने 64वें संविधान संशोधन के तहत विधेयक संसद में पेश किया, लोकसभा में पेश हुआ, राज्यसभा में पेश नहीं हो पाया, यानी पास नहीं हो पाया। एक जगह से पास हुआ, एक जगह पास नहीं हुआ। अब 73वां संविधान संशोधन VP नरसिम्हा राव की सरकार में क्या क्या हुआ, तो ये पारित हो गया 22 अक्टूबर 1992 को लोकसभा में पारित हो गया। वही 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पारित हो गया। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया और 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में क्या हो गया, और 24 अप्रैल से राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया गया। कि पूरे देश में जब लागू हुआ वही राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में इसको क्या किया गया, मनाया गया। अब 73वां संविधान संशोधन से जुड़े हुए कुछ जान लेते हैं। कह रहा है किसके द्वारा? संविधान के 9वें भाग के 243वें अनुच्छेद और 243वां के ओ में प्रावधान किया गया। क्या प्रावधान किया गया? तो संविधान के 11वें अनुसूची को जोड़ा गया और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची बनाई गई। पंचायत को जोड़ा गया और 29 विषय की सूची इसमें तैयार की गई और पंचायती राज त्रिस्तरीय ढांचों का प्रावधान इसमें दिया गया, यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाएं रहेगी, इसका स्ट्रक्चर दिया गया। और ग्राम पंचायत राज्य संस्था प्रत्येक स्तर पर 1/3 महिलाओं की क्या करेगा, आरक्षण की व्यवस्था करेगा। 1/3 मतलब 33%। अभी क्या कर दिए मोदी नीतीश कुमार, 35%। बिहार के सभी जॉब में 35% का आरक्षण किसको दिया गया, महिलाओं को दिया गया। अगला कह रहा है कि इसका जो कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया, 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए, और पंचायत भंग होने के लिए कितना, 6 माह के अंदर अनिवार्य है चुनाव करवाना। अगर कभी भी भंग हो जाता है पंचायत तो क्या करना है, 6 महीने के अंदर आपको चुनाव करवा लेना है। SC ST की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया, यानी जो भी संख्या होगी उसके अनुसार आरक्षण SC ST को दिया जाएगा। OBC के आरक्षण विधानमंडल पर छोड़ दिया गया कि विधानमंडल OBC के आरक्षण के लिए क्या करती है। और हर गांव और हर ग्राम सभा का गठन किया गया। हर गांव में एक ग्राम सभा का गठन किया गया। अब पंचायती राज का संरचना कर रहा है ग्राम सभा। गांव में उन लोगों को समूह में जो गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत हैं और ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक जनसंख्या है तो उस वहां पे क्या बनाया जाएगा, ग्राम सभा एक बनाया जाएगा। जहां 200 या उससे अधिक वोटर लिस्ट वाले लोग हैं वहां पे ग्राम सभा बनाया जाएगा। अब कह रहा है ग्राम पंचायत ऐसे 1 2 3 4 5 गांवों को मिला के कार्यपालिका के तहत कौन कौन आ जाएंगे, तो आपके आ जाएंगे वार्ड सदस्य आ जाएंगे और मुखिया आ जाएंगे। वार्ड सदस्य और मुखिया या प्रधान। उत्तर प्रदेश में मुखिया को क्या कहा जाता है, प्रधान साहब कहा जाता है। आप लोग देखें पंचायत सिनेमा नहीं है, वेब सीरीज है। प्रधान साहब बेचारे हार जाते हैं, प्रधान साहब हार जाते हैं। न्यायपालिका में पंच और सरपंच को रखा गया है, ठीक है। सरकारी अधिकार में ग्राम सेवक या वीडियो होता है। अब पंचायत समिति ब्लॉक प्रमुख होता है, उपाध्यक्ष होता है। कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा होती है और उन क्षेत्रों में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद इसका हिस्सा हो सकते हैं। अगर सरकारी अधिकारी की बात करेंगे तो बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। वही जिला की बात करेंगे तो जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है और कुछ सदस्यों का भी निर्वाचन जनता द्वारा होता है। और उन क्षेत्रों में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा
और विधान का होता है परिषद के सदस्य के हिस्सा हो सकते हैं। इसका सरकारी अधिकारी सीईओ होता है, जो आपके सीईओ साहब होते हैं ब्लॉक में। ऑन कर लीजिएगा, टाइपिंग कीजिए आप लोग ऑन करके। आप कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 243 से 243 के ओ तक, 243 से 243 के ओ तक। कह रहा है 243 में क्या दी गई है? परिभाषा दी गई है। किसका परिभाषा दिया गया है? तो ग्राम पंचायतों का परिभाषा दिया गया है। 243 के ए में ग्राम सभा का गठन किया गया है। 243 के बी में पंचायतों का गठन किया गया है, जिसमें पंचायती संस्थाएं और त्रिस्तरीय होगी, यानी 3 स्तर पे होगा, गांव होगा, अनुमंडल होगा और जिला होगा, जिला परिषद होगा। जिन राज्यों की संख्या 20 लाख से अधिक होगी वहां पे द्विस्तरीय होगा। जिन 20 लाख से कम, हाँ 20 लाख से कम है वहां पे क्या होगा? द्विस्तरीय। अपने पटना का कितना है? ज्यादा है, अपने पटना का ज्यादा है। अनुच्छेद 243 का सी कहता है कि पंचायतों की संख्या, पंचायतों की संरचना, और डी में कहता है कि स्थानों पर आरक्षण। अब स्थानों पर किसका आरक्षण? एससी एसटी के आरक्षण उसकी जनसंख्या के अनुपात के 1/3, और जो ओबीसी का आरक्षण है वो विधान मंडल तय करेगा कि इतना आरक्षण दें। लेकिन एससी एसटी का क्या होगा? जितना संख्या रहेगी महिलाओं को उसका 1/3 रहेगा। अनुच्छेद 243 यही कहता है कार्यकाल कितने साल का रहेगा? 5 साल। एफ कहता है सदस्यों की योग्यता, पंचायत सदस्यों की न्यूनतम योग्यता में खाली उम्र निर्धारण है 21 साल। मुखिया बनने के लिए पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है, 21 साल उम्र होना जरूरी है। अगला कह रहा है 243 के जी पंचायतों की शक्तियां, इसका अधिकार और उत्तरदायित्व क्या रह जाता है पंचायत के प्रति आपका। फिर 243 के एच कह रहा है पंचायती संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार, यानी कितना टैक्स लगाएगा पंचायती संस्थाओं पर वो। 243 के आई कह रहा है कि राज्य के वित्त आयोग का गठन करना राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल क्या करेंगे? वित्त आयोग का गठन करेंगे राज्य के अंदर। जे कहता है कि पंचायत में लेखाओं का संपरीक्षा करना। अगला के कहता है कि पंचायतों के निर्वाचन आयोग का गठन करना, जो इसका काम है राज्य निर्वाचन आयोग का। अभी होने वाला है ना चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग उल्टा पुल्टा सब काम कर ले है। 243 के एल संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, संघ को राज्य क्षेत्रों में लागू करना। 243 के एम कुछ क्षेत्रों में लागू न होना, यानी कुछ क्षेत्रों में जैसे नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, इधर वाले राज्यों में लागू नहीं होना। एन में कहता है कि विद्यमान विधियों और पंचायतों को बनाना चाहिए, जो वहां विद्यमान विधियां हैं, जो पहले से कार्य कर रही विधियां, उसको लागू रखना और पंचायतों को बनाए रखना। 243 ओ कहता है कि निर्वाचन संबंधित मामले और न्यायालयों को हस्तक्षेप से वर्णन, न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है निर्वाचन संबंधित मामलों में। कुछ प्रश्न है तो प्रश्न तो अगले सेट में ही होगा। अब नगर पालिका के बारे में हम लोग देख ले रहे हैं, वो ग्रामीण था गांव के लिए, अभी क्या है शहर के लिए है। शहर के लिए क्या बनाया गया है? नगर पालिका। शहर के लिए क्या बनाया गया है? नगर पालिका। देखिए गांव के लिए त्रिस्तरीय, ग्राम पंचायत यानी गांव, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे, और जिला स्तरीय पे जिला परिषद। वही शहर के लिए नगर पंचायत, नगर निगम और नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। गांव के लिए नगर पंचायत, ब्लॉक के लिए नगर परिषद और शहर के लिए नगर निगम। कहते हैं पटना नगर निगम में है। नगर परिषद का चुनाव हुआ था कुछ दिन पहले विक्रम में, नहीं हुआ था? वही सेम चीजें हैं, यहां पे डिफरेंट है। कह रहा है कि नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 1687-88 में हुआ, 87-88 में हुआ, और 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी गई, और 29 सितंबर 1688 को मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना। याद रखिएगा भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? मद्रास में। किसके शासनकाल में? रिपन। किसके? रिपन। नहीं, रिपन के शासनकाल में नहीं हुआ बाबू। रिपन के शासन में क्या हुआ? जिला बोर्ड का हुआ। किसका हुआ? इस समय तो अंग्रेजी नहीं था कोई था, इस समय अंग्रेज थोड़ा था, मतलब शासन नहीं था। अब देखिए सेम चीजें संविधान संशोधन लोकसभा पास हुआ, लेकिन राज्यसभा में नहीं हुआ। राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। 74वां संविधान संशोधन VP नरसिम्हा राव की सरकार ने वही चीजें 92 में लोकसभा में पारित किया, फिर 92 में
दिसंबर 92 में राज्यसभा में पारित किया, फिर 93 में राष्ट्रपति का उस पर क्या हुआ, हस्ताक्षर हुआ, और 1 जून 1993 को पूरे देश में क्या हो गया, लागू हो गया। कौन सा कानून लागू हुआ, नगर निकाय वाला कानून हुआ लागू, और ग्राम पंचायत वाला था। 74वां संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 के ए में, 9 के है ना, उसके अनुच्छेद 243 के पी से मतलब इंग्लिश के जेड जी तक 12वीं अनुसूची के प्रावधान में दिया गया है कि कुल 18 विषयों की विधि बनाने की शक्ति दी गई है। 18 विषयों पर नगर जो नगर पालिका है जो विषय पर शक्ति बना सकती है। अब स्थानीय स्वशासन में ग्राम पंचायतों के लिए क्या होता है, पंचायती राज, लेकिन वही शहरी के लिए नगर पालिका। पंचायती राज 73वां में, अनुसूची 11 में, विषय 29 गो, वही इसका अनुसूची 12 में, और विषय संशोधन क्या हुआ, 74वां। याद रखिए 73वां, 74वां, 11, 12, 18, 29। अब नगर पालिका की संरचना कह रहा है कि नगर पालिका की संरचना का परिवर्तीय क्षेत्र गांव और शहर में दोनों परिवर्तित क्षेत्र हो सकता है। जैसे नगर पंचायत में चेयरमैन कहलाएगा, क्या कहलाएगा वो, चेयरमैन का। वही छोटा नगरीय क्षेत्र में नगर परिषद कहलाएगा या नगर परिषद अध्यक्ष कहलाएगा। बड़े में नगर निगम कहलाएगा या मेयर कहलाएगा। मेयर का चुनाव होता है ना नगर निगम में, पटना में मेयर का चुनाव होता है। अब 74वां संविधान संशोधन, आरक्षण की बात कर लेते हैं। SC ST आरक्षण जनसंख्या के अनुसार कहा है कि 1/3 होता है, जबकि OBC के आरक्षण विधानमंडल तय करती है। कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, नगर का हो या फिर ग्राम पंचायत का हो। उम्र कितना होता है, विघटन के 6 महीना के अंदर चुनाव करवा लेना है, सेम प्रोटोकॉल। अब कुछ अनुच्छेद है। नगर पालिका की परिभाषा की गई है कब, 243 के पी में। क्यू में किया गया है नगर पालिका का गठन, और आर में किया है नगर पालिकाओं का संरचना, और एस में कहा है वार्ड समिति आदि का गठन एवं संरचना, और टी में कहा है आरक्षण, वही सेम आरक्षण का प्रोसेस। यू में कहा है कार्यकाल 5 सालों के लिए, बी में कहा है योग्यता 21 साल कम से कम, डब्ल्यू में कहा है नगर पालिकाओं आदि शक्तियों, प्रावधान एवं उत्तराधिकारियों को 18 विषयों पर कार्य करने की शक्ति दी गई है। एक्स में कहा है टैक्स लगाने की शक्ति। नगर निगम में घर पे टैक्स लगता है, हर एक घर पे टैक्स लगता है साल। अगला कह रहा है वाई में कह रहा है कि वित्त आयोग राज्यपाल द्वारा गठित किया जाएगा। जेड कहता है नगर पालिकाओं की लेखाओं की क्या करेगी, पर संपरीक्षा करेगी। जेड ए कहता है नगर पालिकाओं का निर्वाचन करेगी, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से करेगी, खुद नहीं करेगी। जेड बी कहता है संघ राज्य क्षेत्रों पे लागू होगा, संघ मतलब केंद्र शासित राज्यों क्षेत्रों पर ये लागू होगा। जेड सी कहता है कुछ क्षेत्रों में लागू ना हो सकेगा, यानी कुछ क्षेत्रों में लागू इसको नहीं किया जाएगा। जेड डी कहता है जिला योजनाओं के लिए समिति बनाई गई है। जेड ई कहता है कि महानगर योजनाओं के लिए क्या है, समिति बनाई गई। जेड एफ कहता है कि विद्यमान विधियां यानी पहले से जो विधियां लागू हैं वो नगर पालिकाओं में बनी रहेगी, यानी पहले से जो नियम चलती आ रही है वो बनी रहेगी। और जेड जी कहता है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जन है, यानी निर्वाचन के संबंधित मामलों में न्यायालय कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। अब है नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक भाग 4 में है और 36 से 51 है। कहां से लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और ये अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य इसको कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नीति निदेशक का काम क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना भी करना इसका मूल उद्देश्य है। किसका, नीति निदेशक तत्व का। अब कह रहा है कि संविधान सभा के सलाहकार BN राव जी का कहना था कि संविधान में 2 तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए। एक मौलिक अधिकार जिसे हम भारत के नागरिकों को संविधान लागू होने के तुरंत बाद दे सके, और दूसरा ऐसा मौलिक अधिकार जो कुछ समय बाद दे और भारत के पास पर्याप्त संसाधन हो जाए। जब संसाधन हमारे पास हो जाएगा तब हम वो अधिकार देंगे। वही अधिकार है नीति निदेशक तत्व। वृद्धा पेंशन एगो को मिल रहा है, आप कहिए कि हमारा काहे नहीं मिल रहा है, एगो का घर पास हो गया तो लड़ जाइए कि हमारा घर काहे नहीं पास हुआ। ये जरूरी नहीं है, सरकार देखेगी किसको जरूरी है देने के लिए। 20 साल के यहाँ कहिए कि वृद्धा पेंशन चाहिए, दे देगा सरकार। खूब अमीर है, 4 चक्का लगल है, कहेगा क्या हमारा चाहिए जी घरे का पैसा,
तो मिलेगा नहीं मिलेगा, गलत तरीके से भले निकाल लीजिएगा वो अलग चीज है, लेकिन इसीलिए नीति तत्व को लाया गया। इसको दूसरा मौलिक अधिकार कहते हैं, नीति तत्व को। फिर संविधान सभा में चर्चा हुई और इसका परिणाम स्वरूप निकला कि इसे हम दो भागों में बांटते हैं। एक मौलिक अधिकार जो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। दूसरा है राज्य का नीति तत्व, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया। दूसरा मौलिक अधिकार कहते हैं नीति तत्व को। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? यूएसए के मौलिक अधिकार, ये आयरलैंड से लिया गया है। ये भाग 3 में है, ये भाग 4 में है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय में शरण ले सकते हैं, यानी अगर कोई नहीं मान रहा है तो न्यायालय में जा सकते हैं। इसे न्यायालय भी कोई आपकी सहायता नहीं करना। न्यायालय कहेगा कि जी एक घर दे दीजिए, अमीर है और घर कहां से मिल जाएगा। लेकिन हाँ, मौलिक अधिकार कोई हनन करेगा तो भाई सबको राइट मिलेगा, फंडामेंटल राइट देना है तो देना है। अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। ये राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए नागरिकों को प्राप्त होगा। राज्य सरकार जिस राज्य का लागू किया, जैसे आप लोग को मिलता है 25,000 रुपया इंटर पास होने पर, आईपी मिलता है लैपटॉप, तो कहिए क्या हमारे राज्य का है ना लैपटॉप देते हैं, तो कहते तो हमारा राज्य पैसा का है ना देते है कि नहीं। सबका अपना अपना नियम है। वह व्यक्तित्व का अधिकार होता है, यानी हर एक व्यक्ति को अधिकार होता है, समाज की भलाई के लिए किया जाता है। नीति तत्व किसकी भलाई के लिए है? समाज के भलाई के लिए है, और वो पर्सनल किसी व्यक्ति के भलाई के लिए होता है। अब परिभाषा 36 में मिलता है। राज्य के अंतर्गत भारत के सरकार एवं संसद एवं राज्यों के प्रत्येक राज्यों के सरकार और विधानमंडल एवं भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारियों को यह नीति तत्व पालन करना होगा। अब अनुच्छेद 37 कहता है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और यह वाद योग्य नहीं है। न्यायालय इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है, ये विवाद का विषय नहीं है। 38 कहता है ऐसे राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। केटी शाह समिति याद रखिएगा, राजनीतिक, इससे केटी शाह समिति जुड़ा हुआ किससे? तो नीति तत्व से पूछता है। राज्य में नीति तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा करता है। बैंक जैसा सुविधा देगा वो इसका भुगतान करेगा। केटी शाह का कथन था, बहुत महत्वपूर्ण हाईलाइटेड कथन है, पूछता भी है। 39 कहता है राज्य के विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों में सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करना। सभी नागरिकों को जीविका को पर्याप्त साधन का अधिकार दिलाना, भौतिक संसाधनों में स्वामित्व एवं नियंत्रण, सामान्य जन भलाई के लिए व्यवस्था करना, कुछ व्यक्तियों के पास धन का संकेंद्रित होने से बचना, यानी एक ही आदमी के पास धन ढेर सारा रहे ऐसा सरकार उस पर नियंत्रण नहीं करेगा। पुरुष और महिलाओं दोनों को सामान्य कार्य करने की समान वेतन। अगर सरकारी नौकरी में चले जाते हैं तो पुरुष जितना पैसा मिलेगा, बिहार पुलिस में ज्वाइन कीजिएगा तो ऐसा थोड़े कि महिला को कम सैलरी है पुरुष को बेसी मिलेगा, दोनों को बराबर सैलरी मिलेगा। दरोगा बनिएगा, दोनों को समान सैलरी मिलेगा। वही चीज कह रहा है यहाँ पे। श्रमिकों को शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा करना, श्रमिकों को शक्ति का भी ध्यान रखना और उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है राज्य के नीति तत्वों के द्वारा। 39 के 1 कहता है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी सामान्य न्याय सभी को दिलवाना है और निःशुल्क विधिक सहायता दिलवाना है। 40 कहता है ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत दो तरह से होता है, पढ़ लिया आप लोग के 13 संविधान में, नगर पालिका और नगर पंचायत है ना, या ग्राम पंचायत। 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार। कुछ क्षेत्रों में काम और शिक्षा, सरकारी सहायता प्राप्त करने का, जैसे वृद्धा पेंशन, जो वृद्ध होगा 60 के प्लस जाएगा उसको मिलेगा ही। जो महिला विधवा हो जाएगी, चाहे वो 30 साल की उम्र में हो या 80 साल की उम्र में हो, विधवा पेंशन मिलेगा ही। विकलांगता पेंशन चाहे 5 साल का विकलांग हो या चाहे 80 साल का विकलांग हो, मिलेगा ही मिलेगा। 42 कह रहा है कि न्याय संगत एवं मनोचिकित्सा दशाओं में प्रस्तुति सहायता का उपबंध। जैसे कोई महिला गर्भवती है, उसको शरीर से कठोर काम न देने के लिए या उसको काम न करने के लिए उसको छूट दी जाएगी, प्रसूति सहायता, जिसको मैटरनिटी रिलीफ कहा जाता है। पहले 3 महीना का था, अभी इस पर अनुशंसा किया गया और बढ़ाने का। देखिए कितना दिन बढ़ता है। मैटरनिटी रिलीफ मिलता था महिलाओं को। 43 करा कि निर्वाहन योग्य मजदूरी, कुटीर उद्योग को बढ़ावा, निर्वाहन। अब मान ली किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, वो 100 रुपया पकड़ा दे रहा है, 4 गो परिवार है, 100 में खा लेंगे? नहीं खा लेंगे। तो ऐसा वर्क कर रहे हैं जिस वर्क के अकॉर्डिंग उसको सैलरी चाहिए। अभी नहीं कि डिमांड कीजिएगा कि हम आपके यहाँ के 4 घंटा काम के वो 500 की धरा दीजिए, कहाँ से देगा? मतलब उसके अकॉर्डिंग जैसा, मतलब न्यूनतम मजदूरी। 43 के उद्योग का प्रबंधन एवं श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्यों द्वारा उठाया गया कदम। 43 के भी कहता है सहकारिता संहिता को बढ़ावा देना। जैसे आपका ये दूध, सुधा उधा ये सब है ना, अमूल, ये सब क्या है? सहकारिता है।
44 कह रहा है कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, सभी के लिए समान कानून रहेगा, यूसीसी लागू रहेगा, समान सिविल संहिता रहेगा। 45 बच्चों को 6 वर्ष आयु पूरी करने पर प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल के लिए शिक्षा प्रदान करना, वही 6 से 14 साल वाला बच्चा को निःशुल्क शिक्षा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में संशोधन अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के लिए किया गया है, जिसे अनुच्छेद 21 के क्रम में रखा गया है। 6 से 14 वर्ष तक का एजुकेशन, 0 से 6 तक का हेल्थ का ध्यान रखेगा कौन? सरकार। और 6 से 14 तक क्या रखेगा? एजुकेशन का। आंगनबाड़ी है ना, आंगनबाड़ी न खुलता न खोल कैसे तो केवाड़ी वाला है वो, बचपन में खूब हम लोग बोलते थे। 46 राज्य कराए कि राज्य समाज को कमजोर वर्ग विशेष करके अनुसूचित जनजातियों और जातियों के लिए अन्य कमजोर वर्गों का शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। SC ST और अल्पसंख्यक के लिए विशेष रूप से बढ़ावा देने का काम करेगा। 47 कहता है लोगों के जीवन स्तर में सुधार करेगा, पोषाहार को बढ़ावा देगा, शराब प्रतिबंधित नशीले चीजों को प्रतिबंध लगाएगा, सरकारी सबको रोक लगाएगा। सरकार बिहार में तो रोक लगा ली है ना, शराब रोक तो है ना, हर जगह ऑनलाइन मिल जा रहा है, ऑफलाइन पर रोक है, ऑनलाइन मिल जा रहा है। अनुच्छेद 48 कह रहा है कि राज्य कृषि एवं पशुपालन के लिए वैज्ञानिक तरीके को बढ़ावा देना। 48 के पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है। साथ ही कह रहा है आपका 49 की राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थलों और वस्तुओं को संरक्षण करना है, वही रेलवे आपकी संपत्ति है, लुट के घर लेके चलाइए। देखते हैं सबसे ज्यादा अगर किसी की मूर्ति टूटती है तो भारत में भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति टूटती है। सोचने वाली बात है कितना हमारा देश भारत महान और तुच्छ काम है ना। कुछ लोगों को भीमराव अम्बेडकर से इतना जलन, इतना नफरत है उनके सिद्धांतों से। अरे भीमराव अम्बेडकर को जानते कहाँ हो? जान लोगे तो प्यार हो जाएगा भाई, उनसे प्रेम हो जाएगा, उनके शब्दों से, उनके कथनों से, उनके कार्यों से। जितना महान हस्ती है वो जानते नहीं हो, इसलिए भीमराव अम्बेडकर का विरोध करते हो। जानोगे जब उस इंसान को, उस इंसान के कष्ट को, उस इंसान के सिद्धांतों को, निश्चित उससे स्नेह हो जाएगा। तो लोग तोड़ता है, सबसे ज्यादा मूर्ति तोड़ा जाता है, उनका हाथ तोड़ दिया जाता है, उनका गर्दन तोड़ दिया जाता है। सबसे ज्यादा भारत में अगर कोई मूर्ति टूटती है तो भीमराव अम्बेडकर की टूटती है। सोचने वाली बात है, बताइए। जिस जो चलने का, पढ़ने का, लिखने का, घूमने का, खाने का, पीने का अधिकार दिया, ओकरे हम लोग नष्ट कर रहे हैं। बताइए तो सब अधिकार वही देश में चल रहे हैं, लड़ते हैं कि हमको ये अधिकार है, बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार दिया कौन? बोलने का अधिकार दिया कौन आपको? भीमराव अम्बेडकर। संविधान, वही संविधान के बनाने वाले इंसान को मूर्ति तोड़ रहे, बताइए। उसी के प्रति अभद्र भाव बोल रहे हैं, अभद्र शब्द बोल रहे हैं। मतलब जिस देश में रह रहे हैं, जिस कानून का हवाला दे रहे हैं, हमारे पास राइट है। अरे वो राइट मिला कहां से? जिस इंसान ने राइट दिया वो मूर्ति तोड़ रहा है, बताओ तो। सोचने वाली बात है। तो एक से बड़का मूर्ख कौन होगा? जो चाहिए अधिकार, लेकिन जो अधिकार दिलाया उसको हम प्रताड़ित करेंगे, बताओ। ये तो भारत ही संदेश है कि रह रहा है। तब किम जोन रहता तो क्या करता कि डाल देता उसको एथी के अंदर, गुफा के अंदर डाल के गुफे सील कर देता, रहो वह में। वो तो भारत में है कि बचल है, वो इस आदमी को लाइन में खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। जो देश के सर्वोच्च चीजों को नष्ट करता है, सीधे उसे शूट एंड साइड का ऑर्डर देना चाहिए। राष्ट्रीय स्मारकों को क्षति पहुंचाता है, संविधान को जो नहीं मानता अवहेलना करता है, कानून को जो अवहेलना करता है, जो तिरंगा झंडा का, अशोक स्तंभ का अपमान करता है, वैसे लोग सीधा शूट एंड साइड का ऑर्डर देना चाहिए, या चौराहा को उसको फांसी पर लटका देना चाहिए। पता चल जाए कि हाँ यही किया है, तब डर बनेगा कानून का। 50 अनुच्छेद कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना। 51 कहता है कि राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि हेतु राज्य को प्रयास करना। ये सब तो बता ही दिया ना, वही तो है। दोबारा वही है। कुछ क्वेश्चन है जुड़ा हुआ, क्वेश्चन तो नेक्स्ट एपिसोड में चलेगा, बस खत्म होने वाला है। आ गए हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट पे। ये तो पढ़ ही लिए हम लोग, लेकिन थोड़ा सा यहां देख लेते हैं। मूल अधिकार है ना, ये अवधारणा रखी गई, मौलिक कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया था। जब मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया था, बाद में जोड़ा गया 1976 में। क्या हुआ? संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। कौन सी समिति? सदा स्वर्ण सिंह समिति के तहत तो जोड़ा गया इसको, ठीक है। 4 के क में इसे रखा गया और 51 के क में रखा गया है। एक कथन है महात्मा गांधी का, क्या कथन है? हमारे अधिकार का सही स्रोत हमारे कर्तव्यों से होता है, और यदि हम अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निर्वहन करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
किनका कथन है? हमारे मित्रों का कथन है, महात्मा गांधी का। अब देखिए 11वां कथन कौन कौन है? कर्तव्य हैती का, मूल कर्तव्य का। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होने वाले उच्च आदर्श वाकों को हृदय में संजो करके रखना, उसका पालन करना। तीसरा कहता है भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और उसका अनुच्छेद करना, यानी उसको पालन करना। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने वाले राष्ट्रों की सेवा, मतलब आह्वान किया गया जब बुलाया गया राष्ट्र की सेवा के लिए, तो हमेशा आपको तत्पर रहना कि हमें जरूरत है तो हम खड़ा हैं यहाँ। भारत के लोगों में समरता, समान मातृत्व की भावना का निर्माण करना, भाषा, धर्म और प्रदेश, वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभावों से परे, यानी उससे ऊपर उठ के सोचना। साथ ही ऐसी प्रथाओं को त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ये हमारा 5वां है। छठा कर्तव्य हमारा क्या है? हमारी सामाजिक होना चाहिए। सामाजिक संस्कृति एवं गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझने एवं उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव रक्षा करें और उसका संवर्धन करें और परिणाम मात्र की प्राप्ति के लिए दया करें, यानी उसके परिणाम के लिए उस पर क्या करें? दया करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं ज्ञान अर्जन की भावना से अपना विकास करें। पुराना घिसा पीटा तरीका वही, बैंक के मारेंगे तो कान बहेगा, वही सब नहीं सोचना है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का सतत प्रयास करना है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को माता पिता का दायित्व बनता है कि उसका संरक्षण और शिक्षा का उसे अवसर प्राप्त करवाए। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन का एक अलग से रहेगा एपिसोड। अब आ जाते हैं हम अपने सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक इनको रखा गया। ये हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। 124 के अंतर्गत रखा गया है कि इसको सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसका मुख्य न्यायाधीश सीजेआई होगा और 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश होंगे। अभी कै गो है? 33 गो, एगो सीजेआई 34 गो, हाँ 33 न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का। संसद में कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है। मूल अधिकार 7 + 1 8 सीजेआई, यानी 7 गो कम से कम रहना चाहिए। यहाँ मूल संविधान में 7 गो कम से कम रहना चाहिए था। कौन जी? सीजेआई नहीं, न्यायाधीश किसका? सुप्रीम कोर्ट में। और एक कौन रहना चाहिए था? मुख्य न्यायाधीश। मिला के कै गो हो गया? 8 गो हो गया। ठीक है, अभी कै गो है? 33 गो। और एक गो कौन है? सीजेआई। कै गो हो गया? 34 गो। बियर गवाई ना है अभी, भवन वहां अभी वर्तमान वही ना है। ये 48वां की बात कर रहा है। चलिए, कह रहा है कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया गया है। हालांकि इस संबंध में निम्नलिखित 3 प्रावधान दिए गए हैं। क्या है? पहला प्रावधान है 65 साल की आयु तक पदासीन रह सकता है, यानी कोई भी सीजेआई 65 साल की उम्र तक रह सकता है। उनके मामले में किसी प्रश्न के उठाने पर संसद द्वारा इसे स्थापित संस्था इसका क्या करेगी? निर्धारण करेगी कि सही है या नहीं। उसके बाद अगर उम्र 65 साल के बाद रहता है तो यदि राष्ट्रपति लिखित त्याग पत्र देकर पद त्याग कर सकते हैं। कौन? सीजेआई त्याग पत्र दे सकते हैं। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से नहीं हटाया जा सकता है। संसद कहेगा नहीं भाई बढ़िया आदमी ना हटावे करा। न्यायाधीश की योग्यता है, नागरिक होना चाहिए। हाई कोर्ट में कम से कम 5 सालों तक न्यायाधीश होना चाहिए, या किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक वकील के पद पर रहने चाहिए, और राष्ट्रपति के नजर में कानून के अच्छे जानकार होने चाहिए। अब देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कह रहा है 1950 से 1993 तक राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के सलाह पर नियुक्ति की गई थी। 1993 के बाद वर्तमान में कॉलेजियम पत्ती के सलाह पर होती है। 5 को 7 को जज बैठता है, वहां राष्ट्रपति बैठते हैं, आज एक मन से चुन लेते हैं। 4 1 5 को रहता है लोग उसमें। सीजेआई की नियुक्ति कह रहा है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश का नियुक्त किया जा सकता है।
सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है अजीत नाथ रे 1973 में और अब्दुल बेग 1977 में। परंपरा का क्या किया गया था? उल्लंघन किया गया था। 2 बार परंपरा का उल्लंघन। सबसे लंबे समय तक सीजेआई रहे कौन? वाईवी चंद्रचूड़ 2696 दिन तक। और सबसे कम सीजेआई रहेंगे कमल नारायण, कितना दिन रहे थे? 17 दिन मात्र रहे थे। याद रखिएगा, वाईवी चंद्रचूड़, अभी डीवाई चंद्रचूड़ नहीं थे, वही है वाईवी चंद्रचूड़, लंबा समय तक रहे हैं। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, कदाचार या क्षमता के आरोप में उन्हें हटाया जा सकता है। प्रस्ताव किसी भी संसद में लाया जा सकता है, प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है, और कम से कम 100 तथा राज्यसभा में लाए गए मत के 50% सदस्य का समर्थन होना चाहिए कि इनको हटाया जाए पद से। अगला कह रहा है कि संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा आरोप की जांच की कार्रवाई की जाएगी और फिर संसद में चर्चा की जाएगी। चर्चा के बाद 14 दिनों से 14 दिनों तक न्यायाधीश को सूचित किया जाएगा, 14 दिन पहले, कि आपको हम हटाने वाले हैं, आपके ऊपर महाभियोग लगाने वाले हैं। दोनों सदन में 2/3 बहुमत पास होगा तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा, तो न्यायाधीश क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। 14 दिन पहले उनको बताना ही पड़ेगा। अभी तक कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग लगाकर हटाया नहीं गया है। लगाया गया था 2 पर, हटा नहीं है। बी रामास्वामी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश है जिन्हें हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया मगर प्रस्तावित नहीं हुआ। और इनको हटाने के लिए दीपक मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश जिनको राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया था लेकिन हटाया नहीं गया। दोनों पर लाया गया अलग, एक लोकसभा में, एक राज्यसभा पर, लेकिन हटाया नहीं गया। रोक दीजिएगा।